हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट स्टूडेंट्स को और पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को। आज मैं पढ़ा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी से राज्य की नीति निर्देशक तत्वें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेख संविधान विभाग के 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। मीन्स जो संविधान का भाग 4 है उसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया। आयरलैंड ने किसके संविधान से ग्रहण किया? स्पेन से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन तत्वों को विशेषता वाला बताया। मूल अधिकारों के साथ नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। ग्रेन बिल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्वों और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा। किसने कहा संविधान की मूल आत्मा? ग्रेन बिल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों को। अब हम इनकी विशेषता देखते हैं। निर्देशक तत्वों की विशेषताएं। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व नामक इस युक्ति से यह स्पष्ट होता है कि यह नीतियों एवं कानून को प्रभावी बनाते हैं और समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ये क्या काम करते हैं? नीतियों एवं कानून को प्रभावी बनाते हैं। अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित है भाग 3 में। इसलिए यह केंद्र और राज्य सरकारों की विधायिका और कार्यपालिका अंगों, सभी स्थानीय प्राधिकरण और देश में सभी अन्य लोक प्राधिकरणों को सम्मिलित करता है। किस को सम्मिलित करता है? ये विधायिका, कार्यपालिका और स्थानीय प्राधिकरण और देश के सभी अन्य लोक प्राधिकरण को। ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरी विशेषता है निर्देशक तत्वें भारतीय शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित अनुदेशों के समान है। डॉक्टर अम्बेडकर के शब्दों में निर्देशक तत्वें अनुदेशों के समान है। ठीक है। जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नरों को जारी किए जाते थे, जिसे नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। किसको जारी किए जाते थे? 1935 में ये गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों को। ठीक है। और इन अनुदेशों का दूसरा नाम है, इनमें केवल यह अंतर है कि नीति निर्देशक तत्वें विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश है। क्या है? कार्यपालिका और विधायिका के लिए अनुदेश है, उनको ये राज्य में लागू करना पड़ेगा। आधुनिक लोकतंत्र में राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण है। किस किस में? राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में। इनका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है, जैसे कि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित है। इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण है। ये प्रीलिम्स में 2-3 बार पूछ लिया कि लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य कौन करता है। उसमें आपको मूल अधिकार दे देंगे, राज्य की नीति निर्देशक तत्व दे देंगे, मूल कर्तव्य दे देंगे, प्रस्तावना दे देंगे। तो इसमें क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य का कौन करता है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है। न कि पुलिस राज जो कि उपनिवेश काल में था। संक्षेप में कहा जाए तो आर्थिक, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही इन निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है। फिर है और चौथी विशेषता, निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्यायालय दोबारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अतः सरकार, केंद्र, राज्य, स्थानीय ने लागू करती है। ठीक है। इसे न्यायालय लागू नहीं करता है, गैर न्यायोचित है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये प्रीलिम्स में 2-3 बार पूछ लिया है। आगे देखते हैं क्या विशेषता है। संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यद्यपि इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है तथापि कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय ने देखता है। अगर कोई, जैसे संसद कोई ऐसी विधि बनाता है
और उसे गैर न्यायोचित लगती है तो वो नीति निर्देशक तत्वों को देखता है। अगर ऐसी कोई विधि जो संविधान के विरुद्ध हो तो उसे गैर न्यायोचित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने कई बार व्यवस्था की कि किसी विधि की संवैधानिकता की निर्धारण करते समय यदि न्यायालय यह पाए कि प्रश्नगत विधि निर्देशक तत्वों को प्रभावी करना चाहती है तो न्यायालय इसी विधि को अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के संबंध में तर्क संगत मानते हुए असंवैधानिकता से बचा सकता है। ठीक है, तो वो उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अब हम देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। हालांकि संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन इनकी दशा एवं दिशा के आधार पर इन्हें 3 व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सा? समाजवादी सिद्धांत और गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत। अब हम इसमें आगे देखते हैं। ये सिद्धांत समाजवाद के आलोक हैं। ये लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं जिनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। ये राज्य को निर्देश देते हैं। अब कौन कौन से अनुच्छेद है इसमें अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दोबारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 38 हमें बताता है कौन सा अनुच्छेद, कौन सा सिद्धांत है तो समाजवादी है। फिर है सुरक्षित करना। सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। सामूहिक के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का सम वितरण है और धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्र करना रोकना। पुरुषों एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ये पूछ सकता है कि पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य और समान वेतन का कौन प्रावधान करता है तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत करते हैं। कौन सा आर्टिकल है ये? अनुच्छेद 39। ठीक है। फिर कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण, बालकों के हेल्थ विकास के अवसर, ये भी आर्टिकल 39 बताता है। ये कौन सा सिद्धांत है? समाजवादी। अब हम आगे देखते हैं समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, अनुच्छेद 39 के। फिर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार को संरक्षित करता है, आर्टिकल 41। काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता प्रबंध कराना, अनुच्छेद 42 करता है। सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर, अनुच्छेद 43 बताता है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना, अनुच्छेद 43 के। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना, अनुच्छेद 47 बताता है। तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 के और अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 के और अनुच्छेद 47। तो ये क्या है? समाजवादी सिद्धांत है। याद रखना आर्टिकल कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन से समाजवादी सिद्धांत, उसमें आर्टिकल दे देगा तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ये आप आर्टिकल ज़रूर याद रखें। कई बार प्रीलिम्स में भी पूछा था कि कौन विधायिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करता है, तो उसमें ये कौन है? डीपीएसपी। ठीक है। फिर हम गांधीवादी सिद्धांत देखते हैं। ये सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा पुनर्स्थापित योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। ये राज्य से अपेक्षा करते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं? ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियाँ प्रदान कर स्वयं सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना, अनुच्छेद 40। तो ये प्रीलिम्स से पूछा गया था। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों, व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, अनुच्छेद 43। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 43 भी।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा अनुच्छेद 46। स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध अनुच्छेद 47। गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन अनुच्छेद 38। तो ये कौन से हैं? ये गांधीवादी सिद्धांत कौन कौन से? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43B, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48। ठीक है, तो ये गांधीवादी सिद्धांत है। वह हम आगे देखते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत। उदार बौद्धिक सिद्धांत इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो उदारवादिता की विचारधारा से संबंधित है। ये राज्य को निर्देश देते हैं। इसमें भारत की समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक सिविल संहिता, ये अनुच्छेद 44 बताता है। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से अनुच्छेद समान सिविल संहिता की बात करता है, तो अनुच्छेद 44 करता है। सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, अनुच्छेद 45। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना, अनुच्छेद 48। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों का रक्षा, अनुच्छेद 48। राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या स्थान या वस्तुओं का संरक्षण करना, अनुच्छेद 39। राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, अनुच्छेद 50। ये पूछा गया था प्रीलिम्स में। फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और समानपूर्ण संबंध को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर करना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ दोबारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना, अनुच्छेद 51 बताता है। तो हमने कौन कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ लिए? समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत। इनका आर्टिकल आप याद रखें। फिर हम कुछ ऐसे सिद्धांत पढ़ते हैं जिनको जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में निर्देशक तत्वों की मूल सूची में 4 तत्व जोड़े गए। इनकी भी राष्ट्रीय अपेक्षा रहती है। बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, अनुच्छेद 39 ये जोड़ा गया था। समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानून सहायता प्रदान करना, अनुच्छेद 39 ये। उद्योगों के प्रबंधन एवं श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करना के लिए कदम उठाने के लिए, अनुच्छेद 43 ये। रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों और वन जीवन की रक्षा करने के लिए, अनुच्छेद 48 ये। फिर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 दोबारा एक नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया। वो कौन सा है? आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करें, अनुच्छेद 48। कौन सा जोड़ा गया था? ये 44 CA 1978 के दोबारा आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करना। फिर 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदलना गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार बना दिया गया और इसे नीति निर्देशक सिद्धांत में भी जोड़ा गया। फिर 97वें संविधान संशोधन अधिनियम दोबारा 2011 दोबारा कौन सा? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्य से यह अपेक्षा की गई कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दे। ये 43 भी जोड़ा गया था। तो सहकारी संबंधी से संबंधित अनुच्छेद कब जोड़ा गया था? 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 दोबारा। और बच्चों की शिक्षा से संबंधित 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 दोबारा। और आय और प्रतिष्ठा से संबंधित अवसरों में असमानता को खत्म करना कब जोड़ा गया था? ये 44वें CA 1978 के दोबारा। जबकि 42वें CA 1976 के दोबारा 4 जोड़े गए थे। कौन कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 39 और आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 48A।
ठीक है, अब इनका हम आगे देखते हैं। अब निर्देशक तत्वों की आलोचना क्या है? कोई कानूनी शक्ति नहीं है इनको, फिर तर्कहीन व्यवस्था है। आलोचना ने मत दिया कि इन निर्देशक तत्वों को तार्किक रूप में निरंतरता के कंटिन्यूटी के आधार पर व्यवस्थित नहीं किया गया है। एन श्रीनिवासन के अनुसार इन्हें न तो उचित तरीके से वर्गीकृत किया गया है और न ही तर्कसंगत तरीके से व्यवस्थित किया गया है। फिर रूढ़िवादी, ये रूढ़िवादी है। सर आइवर जेनिक्स के अनुसार ये निर्देशक तत्व है 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है, ये तो इसने बताया। फिर है संवैधानिक टकराव, ठीक है, कैसे के संतानम का मत है कि इन तत्वों से केंद्र एवं राज्यों के बीच, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच और राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक टकराव होगा। उनके अनुसार केंद्र इन तत्वों को लागू करने के लिए राज्यों को निर्देश दे सकता है और इनके लागू न होने पर मैं राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। इसी प्रकार जब प्रधानमंत्री को संसद द्वारा यथा पारित विधेयक प्राप्त हो तो राष्ट्रपति विधेयक को इस आधार पर अस्वीकृत कर सकता है कि ये तत्व राष्ट्र के शासन के लिए मूलभूत है और इसलिए मंत्रालय को इन्हें नकारने का कोई अधिकार नहीं है। इसी तरह का संवैधानिक टकराव राज्य स्तर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच उत्पन्न हो सकता है। तो हमने डीपीएसपी के बारे में विशेषता पढ़ ली है, फिर उनको 3 भागों में बांट दिया गया है, समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिक सिद्धांत, और हमने फिर इनकी आलोचना देख ली है। तो आज ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत वो मैंने करवा दिए हैं। कैसा लगा आपको? मैंने लक्ष्मीकांत बुक से करवाए हैं। जय हिंद, जय भारत। आप ज़रूर पढ़ें, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है।